So hello guys, we will discuss about the NCLEX previous year questions which asked in the नोट सेट। ठीक है, नोट सेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और जो भी नोट सेट में क्वेश्चंस आते हैं क्लिनिकल बेस्ड वो क्या आते हैं NCLEX की बुक से आते हैं, तो हम NCLEX की बुक के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पिछले क्लासेज में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे उसके आगे हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि ए 30-year-old मेल क्लाइंट एडमिटेड इन साइकेट्रिक यूनिट में एक 30-year-old मेल क्लाइंट क्या हुआ है, एडमिट हुआ है विद अ डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर, BPD का पेशेंट है। ठीक है, वो एडमिट हुआ है बाइपोलर डिसऑर्डर का फॉर द लास्ट 2 months। लास्ट 2 महीने से क्या हो रहा है कि हिज फैमिली डिस्क्राइब हिम एज बीइंग ऑन द मूव। ठीक है, चलता रहता है। उसकी फैमिली बताती है कि लास्ट 2 महीने से क्या हो रहा है कि वो पेशेंट क्या कर रहा है, चल रहा है। स्लीपिंग 3 to 4 hours नाइट में 3-4 घंटे ही सोता है। स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद कर रहा है। लॉजिंग अप्रोक्सीमेटली 10 LB। ठीक है, सबसे पहले तो जो LB होता है इज इक्वस 1 LB इज इक्वस टू 0.454 kg। ठीक है, या 2.2 LB इज इक्वस टू 1 kg। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन था। बहुत पीडियाट्रिक वगैरह में जब भी हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो तब ये यूज आता है। ठीक है, बर्न में भी ये सब यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना वेट लूज हुआ है। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट विद द क्लाइंट, ये वेट क्यों लॉस हो रहा है, हमने एक पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने बताया था कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट होता है वो क्या होता है, पूरे दिन चलता रहता है, तो खाना अच्छे से नहीं खा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका वेट लूज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द इनिशियल असेसमेंट विद द क्लाइंट द नर्स वुड एक्सपेक्ट हिम टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब उसका असेसमेंट कर रही है तो उसमें कौन से सिम्टम्स होंगे जो नर्स क्या करेंगे, नर्सिंग ऑफिसर को पता लगेगा कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होगा शॉर्ट पोलाइट रेस्पॉन्स टू इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले शॉर्ट तो होगा, बट क्या होगा कि जो पेशेंट होगा ड्यूरिंग द मैनिक फेज क्या होता है कि जो शॉर्ट अटेंशन स्पान होता है। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें कहा था कि जो मैनिक पेशेंट होते हैं शॉर्ट अटेंशन स्पान होते हैं, जिससे उनके जो भी हम कहते हैं उनके साथ बड़े टाइम वाला गेम नहीं खेलते हैं, जैसे पजल हो गए ये सब। ठीक है, पोलाइट रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं होगा। क्लाइंट क्या हो सकता है, अग्रेसिव हो सकता है मैनिक बिहेवियर के कारण। ठीक है, तो ये आंसर तो गलत हो गया इसका। फिर क्या था, इंट्रोस्पेक्शन रिलेटेड टू हिज प्रेजेंट कंडीशंस। ठीक है, उसको पता है इसकी प्रेजेंट कंडीशन के बारे में, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्लाइंट को पता ही नहीं होता है उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम क्लाइंट को इसके लिए वो नहीं कर सकते कि स्टेप आउट नहीं कर सकते कि यस आपको पता है फिर भी ऐसा करो। ठीक है, तो क्लाइंट को ये सब पता नहीं होता है। ठीक है, उसका फोकस, उसका कंसंट्रेशन वो सब क्या होता है, होता ही नहीं है पेशेंट के पास। तो जब हम इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्या ज़रूरत होती है, फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, वो क्लाइंट के पास होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं। हम जो मेनिया पेशेंट होते हैं उनमें उनका एक वो होता है फीचर्स, क्या होता है, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। मतलब वो पहले कुछ और सोच रहे होते हैं, बाद में कुछ और, मतलब एक से दूसरे आइडिया पे जल्दी से फ्लिप आउट करते हैं, जल्दी से स्टेप आउट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा। फिर होता है एग्जैजरेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस। यस, ठीक है, जो मैनिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, ग्रेंडिसिटी आ जाती है। ग्रेंडिसिटी क्या होता है कि अपने आप को बहुत हायर पोजीशन पे समझना, अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, अपनी वैल्यूज, अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको क्या कर सकता है, वो क्या करता है, सेंस करता है कि उसकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा है, वो तो कुछ अंबानी है करके ऐसे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर हम फोर्थ ऑप्शन भी देते हैं, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस में क्या होता है कि जैसे ही एक BPD की कंडीशन आती है बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेसिव स्टेज में क्या होता है कि ये सारा सिम्टम आता है, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। ठीक है, तो इसमें अभी डिप्रेशन कंडीशन आई हुई नहीं है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिक्वायर्स टाइट मेटाबॉलिक कंट्रोल ऑफ ग्लूकोज लेवल टू प्रिवेंट द पेरिनेटल मोर्टिलिटी। पेरिनेटल मोर्टिलिटी क्या होती है कि जो भी डायबिटिक मदर होती है उसमें पेरिनेटल मोर्टिलिटी के हायर चांसेज होते हैं। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, जो प्रेगनेंसी में ही क्या होते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं। ठीक है, तो इस वाइल व्हेन इवेलुएटिंग द प्रेग्नेंट क्लाइंट द नर्सिंग ऑफिसर नोज द रिकमेंडेड सीरम ग्लूकोज रेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो कितनी ग्लूकोज रेंज होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर है 70 mg/dl टू
120, तो दिस इज़ द राइट आंसर, इतनी वैल्यू होनी चाहिए। अगर इससे क्या होता है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ द पेरिनेटल मोर्टेलिटी। बाकी सारी जो ये कंडीशंस है ये क्या होती है, हायर है, हायर या लोअर है, ठीक है। अगर हायर होगी तो जब फीमेल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी, और उसमें क्या होगा, हायर ग्लूकोज लेवल होगा, तो आफ्टर द डिलीवरी बच्चे में क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। पहले तो बच्चे में मदर के डायबिटीज होने की वजह से पहले तो बच्चे में ग्लूकोज क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, फिर एकदम से बच्चे के बर्थ के बाद में उसमें क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो इंसुलिन की जो टेंडेंसी है, पहले बच्चे को जितना ग्लूकोज मिल रहा था उसकी सेल्स से क्या हो रहा, उतना इंसुलिन क्या हो रहा था, रिलीज हो रहा था, टू मेंटेन दिस ग्लूकोज लेवल इन नॉर्मल लिमिट, ठीक है। अब बर्थ के बाद क्या होगा, बच्चे को ग्लूकोज तो मिलना कम हो गया, बट इंसुलिन तो उतना ही क्या हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, ठीक है। इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, हायर मोर्टेलिटी रेट होगी, ठीक है। तो हमें क्या है, एक नॉर्मल लिमिट में बना के रखना है किसको, जो भी उसका ग्लूकोज लेवल है प्रेग्नेंट वुमेन्स का, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। When evaluating a client with symptom of shock, it is important for the nursing officer to differentiate between the neurogenic and hypovolemic shock, ठीक है। तो सबसे पहले जो न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें क्या होता है, स्किन क्या होती है, वार्म एंड ड्राई, ठीक है। जबकि हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, स्किन क्या होती है, कूल होती है, ठीक है। सबसे दोनों में क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। बट सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें होता है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है अभी बताऊंगी मैं आपको। इसमें होता है टेकिकार्डिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही न्यूरोजेनिक शॉक में क्या हुआ, इंजरी हुई, किसमें, सर्वाइकल रीजन में। सर्वाइकल रीजन में इंजरी की वजह से क्या होगा कि जो सिंपैथेटिक कंट्रोल है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सिंपैथेटिक कंट्रोल क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। सिंपैथेटिक कंट्रोल जैसे ही लॉस होगा, लॉस होने की वजह से क्या होगा कि ये क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा, यहाँ पे वेस्कुलर वेड्स में, वेजोडाइलेशन किसमें, वेस्कुलर वेड्स में। वेस्कुलर वेड होते हैं जो भी स्मॉल वेसल्स का कॉम्प्लेक्स होता है किसी भी टिश्यूज में, उसको बोलते हैं वेस्कुलर वेड, ठीक है। उससे क्या होगा कि इसमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। जब वेजोडाइलेशन होगा तो उनमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, जिससे क्या होगा, किसकी वजह से हुआ, लैक ऑफ सिंपैथेटिक वैलेंस टू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई फ्रॉम द वेगस नर्व की वजह से, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्वेट बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है। फिर न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है उसमें क्या हुआ, हाइपोटेंशिया हुआ, ब्रेडिकार्डिया हुआ विथ वार्म एंड ड्राई स्किन, ठीक है। फिर वैसे ही हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होगा, क्लाइंट का क्या होगा, लॉस हो गया, जो भी वॉल्यूम ब्लड जो भी था वो हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट क्या होगा, कूल स्किन होगा, हाइपोटेंसिव होगा और टेकिकार्डिया में जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, थर्ड ऑप्शन क्या है, तो इसमें क्या होगा, न्यूरोजेनिक शॉक में स्किन, ये सही है। हाइपोवोलेमिक शॉक देयर इज अ ब्रेडिकार्डिया, नहीं ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टेकिकार्डिया होता है, ये रॉन्ग हो गया। इन हाइपोवोलेमिक शॉक कैपिलरी रिफिल इज लेस देन 2 सेकेंड्स, ठीक है। हाइपोवोलेमिक कैपिलरी रिफिल होगा वो मोर देन 5 सेकेंड होगा, ठीक है। फिर इन न्यूरोजेनिक शॉक देयर इज अ डिलेड कैपिलरी रिफिल, न्यूरोजेनिक शॉक में कोई डिलेड कैपिलरी रिफिल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो वेस्कुलर बेड्स होते हैं वो डायलेटेड होते हैं, पेरिफेरल फ्लो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। पेरिफेरल फ्लो पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इन न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। दिस इज अबाउट द न्यूरो एंड हाइपो। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एमसीक्यू भी बनता है, सीधा देखकर ये बहुत ही अच्छा एमसीक्यू नोट्स में बहुत बार पूछा गया है, हाइपो इसमें न्यूरोजेनिक और हाइपोवोलेमिक शॉक में डिफरेंस, ठीक है। फिर होता है 14th क्वेश्चन। ए 15-year-old मैन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विथ कंप्लेंट्स ऑफ फैटिक, जॉन्डिस, एनोरेक्जिया एंड क्लेकलड स्टूल, ठीक है। फैटिक हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, एनोरेक्जिया हो रहा है और क्लेकलड स्टूल। इन सब से देख के लग रहा है कि कोई लीवर डिजीज में भी अकर, ठीक है।
हिज एडमिटेड डायग्नोसिस इज रूल आउट ऑफ हेपेटाइटिस। अभी रूल आउट करना है हेपेटाइटिस क्या है, लीवर का एक डायग्नोसिस है, तो इसमें क्या था रूल आउट करना है। अभी एडमिट हुआ है पेशेंट रूल आउट करने के लिए, तो लेबोरेटरी टेस्ट करवाए, उसमें क्या रिवील हुआ, एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड हो रखे हैं, बिलिरुबिन एलिवेटेड हो रखा है, ठीक है, एलएफटी करवाया होगा, ठीक। उसके बाद में इन ऑब्टेनिंग हेल्थ हिस्ट्री ले रही है नर्सिंग ऑफिसर, तो उसने क्या उसको असेस किया कि पोटेंशियल फॉर एक्सपोजर ऑफ हेपेटाइटिस। उसकी हेल्थ हिस्ट्री में पता चला कि मे भी कुछ ऐसा है कि जो भी एक्सपोजर है उसके हेपेटाइटिस के लिए पोटेंशियल है, मतलब ज़्यादा रिस्की है। तो उसमें सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए हाई रिस्क ग्रुप फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग दिस डिजीज, ठीक है। तो हाई रिस्क ग्रुप कौन सा होगा, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हेटेरोसेक्सुअल मेल, तो ये होता है होमोसेक्सुअल मेल में सबसे ज़्यादा, तो ये आंसर गलत हो गया। ऑन्कोलॉजिकल नर्सेज, ठीक है, अमेरिकन इंडियंस, ठीक है, तो ऑन्कोलॉजिकल नर्सेज यस। तो ऑन्कोलॉजिकल नर्सेज में क्यों हुआ, जो भी ऑन्कोलॉजिकल नर्सेज होती है वो क्या होती है, एम्प्लॉयड होती है हाई रिस्क एरियाज में, ठीक है, और वहाँ पे क्या करती है, इन्वेजिव प्रोसेस क्या करती है, परफॉर्म करती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, टू एक्सपोज देम टू पोटेंशियल सोर्स ऑफ, तो इसमें क्या होता है कि वो उस टाइम उनके चांसेस होते हैं कि कोई किसी रिस्क से क्या हो गए, वो एक्सपोज हो गए हो एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर के कारण, ठीक है। तो इसमें ये आंसर हो सकता है। इसमें क्या होता है, फिर थर्ड ऑप्शन है अमेरिकन इंडियंस क्या होते हैं कोई भी लिटरेचर ऐसा शो नहीं करता है कि जो अमेरिकन इंडियंस है उनका एथनिक ग्रुप हाई रिस्क है इसके लिए, तो ये आंसर भी गलत हो गया। जेहोवा विटनेसेस, इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक रिलीजियस ग्रुप है, तो ऐसा कुछ कोई भी एविडेंस नहीं है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप्स इसके लिए हेपेटाइटिस के लिए मोर ससेप्टेबल है, तो इसका आंसर होगा बी। सॉरी। फिर थर्ड है सिजोफ्रेनिक क्लाइंट, एक सिजोफ्रेनिक का क्लाइंट है, ठीक है, एक साइकेट्रिक डिजीज है। इसमें क्या होता है कि मेड सेक्स ऑर्टिस टुवर्ड्स हर फिजिशियन, ठीक है, नंबरस occasions on the numerous occasions during the lunch the client tells to the nursing officer my doctor is in love with me। जो भी लंच के टाइम पे जो क्लाइंट रहता है वो नर्सिंग ऑफिसर को बताता है कि जो डॉक्टर है मेरा वो क्या है, मेरे साथ लव में है और ही वांट्स टू मैरी मी, ठीक है। दिस क्लाइंट इज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमने देखा कि जो क्लाइंट है पहले उसको खुद को ये जो फिजिशियन है उसके जो भी सेक्सुअल थॉट्स है वो सब आ रहे थे, ठीक है। लेकिन क्लाइंट क्या करके बताता है नर्सिंग ऑफिसर को कि डॉक्टर को ऐसा डॉक्टर मेरे साथ लव में है और वो उससे शादी करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो पहला ऑप्शन है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ट्रांसफरिंग फीलिंग टू ए मोर एक्सेप्टेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी जो फीलिंग्स को ट्रांसफ़र करना है एक्सेप्टेबल, तो इसमें वो फीलिंग तो ट्रांसफ़र कर रहा है बट नॉन एक्सेप्टेबल में, तो एक्सेप्टेबल मैनर में अगर ट्रांसफ़र करता है, लाइक एक पेशेंट है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक पेशेंट है वो क्या कर रहा है, उसको एंगर इश्यूज़ है तो वो क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दी। तो अपनी जो एंगर इश्यूज़ को उसने जो अग्रेसिव बिहेवियर था उसको क्या करा, उसने एक एक्सेप्टेबल, उसका जो फुटबॉल का जो मैच हुआ उसमें एक एक्सेप्टेबल हुआ कि वो फुटबॉल मैच जीत गया और उसका अपना जो भी एंगर था उसने फुटबॉल में क्या करा, ट्रांसफ़र कर लिया। तो फुटबॉल खेलना तो क्या है, एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये वाला आंसर तो नहीं होगा। फिर होता है प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो भी एट्रीब्यूटिंग वंस थॉट और फीलिंग्स टू अनदर पर्सन, ठीक है, इन्वॉल्व्स एट्रीब्यूटिंग वंस थॉट और फीलिंग्स टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा, यही होगा कि इसमें क्या हो रहा है कि जो भी इसमें क्लाइंट क्या कर रहा है कि खुद के थॉट्स किस पे डाल रहा है, डॉक्टर्स के जो अनदर पर्सन है उसकी फीलिंग्स के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि उसने ऐसा बोला, लेकिन ये उस डॉक्टर के थॉट नहीं, उस क्लाइंट के खुद के थॉट्स थे, ठीक है। ये उस पर क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है डॉक्टर पे, जो क्लाइंट है वो डॉक्टर पे अपने थॉट्स क्या कर रहा है, थोप रहा है, ठीक है, डॉक्टर पे, ठीक है। फिर रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग एन अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इनटू द अपोजिट बिहेवियर, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स इनटू द अपोजिट बिहेवियर। एक पेशेंट है, मान लो इसका एग्जांपल देते हैं कि एक पेशेंट है वो क्या करता है कि कोई भी सब्सटेंस एब्यूजिव है, ठीक है, सब्सटेंस को क्या करता है, इनहेल मतलब कि इंजेस्ट करता है, लेकिन वो सबको ये बताता फिरता है कि एब्सटिनेंस के क्या फ़ायदे हैं, सब्सटेंस को नहीं लेना चाहिए, ये सब क्या कर रहा है, रिएक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, अपोजिट बिहेव कर रहा है, जबकि वो है अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स है, ठीक है।
तो इसका ये हो गया, फिर ये वाला भी नहीं होगा। फिर इतना सप्रेशन। सप्रेशन क्या होता है कि जो भी इंटेंशनल इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द अनप्लीजेंट थॉट और एक्सपीरियंस, ठीक है, सप्रेस कर रहा है कोई भी। सप्रेशन एक होता है सप्रेशन और एक होता है रिप्रेशन। ठीक है, सप्रेशन में होता है कॉन्शियसली कोई भी थॉट्स को क्या करा, उसने क्या करा, एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। एक होता है रिप्रेशन, इसमें क्या होता है अनकॉन्शियसली, जैसे कोई भी एक्सीडेंट हो गया जिसमें क्या हो गया, उसको मेमोरी लॉस हो गई, ठीक है। कॉन्शियसली मतलब कोई भी चीज़ हो गई जिसको वो भूलना चाहता है, कॉन्शियसली उन थॉट्स को क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे याद रखना, ऐसी जो कैटेगरी होती है सप्रेशन, कॉन्शियसली, रिप्रेशन, UR कैटेगरी याद रख लो, अनकॉन्शियसली, रिप्रेशन, ठीक है। इसमें इतना डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट कर रहा है अपने थॉट्स को किसी और पे। फिर होता है 6 नंबर क्वेश्चन, व्हेन टीचिंग ए सेक्स एजुकेशन क्लास द नर्सिंग ऑफिसर आइडेंटिफाइज द मोस्ट कॉमन STD इन द यूनाइटेड स्टेट। US में कौन सी मोस्ट कॉमन STD है, ठीक है, इसका आइडेंटिफिकेशन कर दिया है। तो इसमें सबसे पहले आता है क्लेमीडिया। तो दिस इज़ द आंसर। जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें क्या होता है, सबसे मोस्ट कॉमन STD क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ट्रैकोमैटिस भी बोल सकते हैं इसको आगे, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन STD है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन क्या करता है कि इसकी स्क्रीनिंग कर रहा है हाई रिस्क वुमेन में, ठीक है। जैसे एडोलसेंट हो गई, कोई भी वुमेन विथ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, इसमें क्या होता है कि हाई रिस्क का क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करते रहते हैं उनकी, जो सेंटर ऑफ डिजीज़ एंड कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रिकमेंडेशन CDR, ठीक है। ये इसकी क्या कर रहा है, हाई रिस्क, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर हर्पीज जेनेटाइलिस, जो हर्पीज जेनेटाइलिस है वो क्या होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स जेनेटिलिया से होता है। इज एस्टिमेट टू बी फाउंड इन 5 to 20 मिलियन पीपल्स, ठीक है। इतने मिलियन पीपल्स में हो सकता है, लेकिन इतना भी वो नहीं है कि मोस्ट कॉमन नहीं है, ठीक है। सिफिलिस क्या है, फिर सिफिलिस क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, जो क्या होता है, ट्रैपिनिमा पैलिडम, एक इससे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी इन्फेक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे बहुत सालों से, बट मोस्ट कॉमन तो नहीं है, ठीक। फिर होता है गोनोरिया। गोनोरिया भी क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो किससे होता है, नाइजीरिया गोनोरी से, ठीक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसमें क्या होता है, गोनोरिया क्या होता है, कॉमन है, लेकिन क्लेमीडिया जितना कॉमन नहीं है, क्लेमीडिया ज़्यादा कॉमन है इसमें यूनाइटेड स्टेट में। तो इसका आंसर हो गया क्लेमीडिया, ठीक है। ये किससे होता है, नाइजीरिया गोनोरी से। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस किससे और ट्रोपिनोमा पैलिडम से, ठीक। ये क्लेमीडिया किससे, क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। तो फिर होता है 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में क्या आता है कि द नर्स असिस्ट ए क्लाइंट विथ एडवांस एम्फाइसीमा टू द बाथरूम, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रही है, असिस्ट कर रही है क्लाइंट को इन बाथरूम विथ एडवांस एम्फाइसीमा, ठीक है, pulmonary डिजीज है। द क्लाइंट बिकम्स एक्सट्रीमली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बाई रिटर्निंग टू द बेड। जैसे ही क्लाइंट क्या होता है, बेड पर रिटर्न होता है, तो उसको SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है बहुत ज़्यादा। द नर्सिंग ऑफिसर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए उनका, इंक्रीज हिज नेजल ऑक्सीजन टू 6 लीटर्स, ठीक है। अगर नर्सिंग ऑफिसर उसका नेजल ऑक्सीजन है वो 6 लीटर तक इंक्रीज कर देगी, तो क्या हो जाएगा, जो उसका ब्रीदिंग स्टिमुलस है आफ्टर, तो वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बाद में जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो ब्रीथ ही नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो ये नहीं करेंगे। उसके बाद में प्लेस हिम में लेटरल सिम्स पोजीशन में नहीं करेंगे, उसको हाइपोफावलर्स पोजीशन देंगे। उसमें क्या करेंगे, क्लाइंट को बिठाएंगे सिट फॉरवर्ड विथ हिज हैंड्स, हाथों को आगे करेंगे, हिज नीज पे आगे करके रखेंगे, और या तो नीज पे आगे करके हाथों को रख देंगे, बिठा देंगे, या फिर क्या करेंगे, जो भी उसके शोल्डर्स हैं उसको एलिवेटेड करके रखेंगे कोई कार्डिक टेबल वगैरह पे, ठीक है। फिर उसने ये भी नहीं करेंगे, लेटर पोजीशन नहीं देंगे। फिर एंकरेज पर स्लिप ब्रीदिंग, यस, एंकरेज पर स्लिप ब्रीदिंग क्यों करेंगे, ये क्या करेगी, पर स्लिप ब्रीद होती है वो क्या करती हैं, जो भी क्लाइंट होता है ब्लो ऑफ स्यूट, आप गूगल पे जाके सर्च करो पर स्लिप ब्रीदिंग क्या होती है। उसमें एक होठों की जगह पोजीशन बना के उसको पर स्लिप टाइप में करके उसको क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। इसमें क्या होगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही वो एक्सहेल करेगा तो इसमें क्या होगा, जो भी CO2 है वो बाहर निकल जाएगी, जिससे क्या होगा, जो एयरवे होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। एयरवे का जो पासेज है वो ओपन होगा जब CO2 बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन CO2 रिटेन नहीं होगी। ठीक है। हम जैसे इसमें क्या, जब पहला ऑप्शन था इसमें क्या था, जब CO2 का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज करेंगे तो CO2 लेवल क्या हो जाएगा, ट्रैप होने लग जाएगी अंदर, रिटेंशन हो जाएगा CO2 का। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, तो इससे हम एनकरेज करेंगे प्रेस स्लिप, जिससे क्या होगा, CO2 को क्या करेगा, बाहर निकालने में हेल्प करेगा। CO2 बाहर निकलेगी, जो पासेज ऑफ द एयरवे होगा वो क्या होगा, क्लियर होगा। तो इसमें सी ऑप्शन विल बी गो। तो हैव हिम ब्रीथ इनटू ए पेपर बैग, अगर पेपर बैग में ब्रीथ करने के लिए करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसको ज़्यादा एंजाइटी होगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, और ये इंक्रीज करेगा डिस्निया को। डिस्निया क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसको इंक्रीज कर देगा। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग विल बी इंक्रीज बाई द पेपर बैग। तो ये नहीं करेंगे, और ज़्यादा हम डिफ़िकल्ट कंडीशन ले आएंगे अगर ये सब करेंगे तो। फिर होता है अगला क्वेश्चन, इन एक क्लाइंट विथ चेस्ट ट्रोमा, एक क्लाइंट को चेस्ट ट्रोमा हुआ है ब्लंट इंजरी में भी। तो चेस्ट ट्रोमा होते ही क्लाइंट में सबसे पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए, उस क्या होगा, इवेलुएट करना पड़ेगा मीडियस्टेनम पोजीशन। मीडियस्टेनम की पोजीशन को इवेलुएट करना है कि सही है या डेविएटेड हो गई है मीडियस्टेनम की जो पोजीशन है। ठीक है। चेस्ट ट्रोमा में एक और ध्यान रखना है कि या तो एयर एंट्री हो गई। ठीक है। एयर एंट्री में क्या होगा, न्यूमोथोरेक्स मोस्टली। ठीक है। अगर एयर एंट्री न्यूमोथोरेक्स है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स, इस न्यूमोथोरेक्स का ही पार्ट है टेंशन न्यूमोथोरेक्स, जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है बिटवीन द लंग्स एंड चेस्ट वॉल। ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स, अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो गया तो और ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाती है। ठीक है। इसमें न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, जैसे ही एयर क्या हो गई, एंटर हो गई बिटवीन द चेस्ट वॉल और लंग्स में, तो लंग्स को क्या करेगी, छोटा कर देगी, कोलैप्स कर देगी। ठीक है। एयर है ना। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा इसके साथ साथ में, और इस पे हार्ट की वॉल्स पे भी क्या करेगी, प्रेशर करेगी, इंक्रीज करेगी, जिसके हार्ट की साइज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। दिस कैन बी बेस्ट डन बाय द ऑस्कल्टेट, जो ऑस्कल्टेट करेंगे किसी बायलेटरल ब्रिज साउंड को। बायलेटरल ब्रिज साउंड क्या होगी, मोस्टली है ना इफेक्ट नहीं होती है इसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हम ब्रिज साउंड्स क्या करेंगे, ये मीडियस्टेनल को शिफ्ट को क्या करेगी, वो नहीं करेगी, डिफाइन नहीं करेगी कि हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। पाल्पेटिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ क्रेपिटस, क्रेपिटस क्या होती है, एक साउंड होती है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जो भी बोन रबिंग की साउंड होती है, ये बोन रबिंग साउंड, तो इसके लिए पाल्पेटिंग, तो ये कोई इसका क्या है, प्राइमरी डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है, मीडियस्टेनल शिफ्ट की वजह से नहीं है। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है कि पाल्पेटिंग द फॉर ट्रैकियल डेविएशन, यस पाल्पेट करेंगे फॉर ट्रैकियल डेविएशन। तो ट्रैकियल डेविएशन में क्या होगा, प्राइमरी क्या होता है कि जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स की वजह से होती है। ठीक है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है, बट ज़्यादा अगर हिमोथोरेक्स हुआ हो, हिमोथोरेक्स है न्यूमोथोरेक्स। हिमोथोरेक्स में क्या होगा, ब्लड फिल्ड कैविटी बिटवीन द लंग्स और जो वॉल होती है उसमें ब्लड फिल हो जाता है, उसको बोलते हैं इंजरी की वजह से, उसको बोलते हैं हीमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स में एयर फिल हो जाती है बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल, तो उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। तो मोस्टली अगर बहुत ज़्यादा हीमोथोरेक्स हुआ है तो ही ट्रैकियल डेविएशन होता है, लेकिन टेंशन न्यूमोथोरेक्स में या न्यूमोथोरेक्स में मोस्टली क्या होता है, ट्रैकियल डेविएशन होता है, मीडियस्टेनल डेविएशन होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, डेविएशन ऑफ द हार्ट्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पल्स। ठीक है। हार्ट पॉइंट का जो भी इम्पल्स होता है उसमें भी क्या होता है, डेविएशन होता है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑस्कल्टिंग हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, ट्रैकियल मीडियस्टेनल डेविएशन का। ठीक है। फिर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सीन इन लेफ्ट साइडेड रेदर देन इन राइट साइडेड हार्ट फेल्योर आर। तो सबसे पहले क्लिनिकल लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर और राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो राइट साइडेड हार्ट फेल्योर होता है उसमें क्या होता है कि एक तो होता है वीकनेस। अब राइट साइडेड, ये लेफ्ट है, राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है।
यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ से एओर्टा निकल रहा है, ठीक है। अगर ये फेल हो गया तो सारा जो भी है वो किस पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड का हार्ट फेल हो गया तो सारा जो भी प्रेशर है वो किस पे आ जाएगा, राइट साइड के हार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, वीकनेस होगी, ठीक है। फिर होगा पेरिफेरल एडिमा। पेरिफेरल एडिमा क्यों होगा, जैसे ही पूरा लेफ्ट साइड में प्रेशर बनेगा, राइट साइड का तो क्या कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो जितना भी ब्लड रिटर्न्स होगा राइट साइड से बाय द इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा से जो भी ब्लड का रिटर्न्स होता है वो क्या होगा, नहीं होगा, ब्लड का रिटर्न नहीं होगा, तो सारा ब्लड क्या है, पेरिफेरल में ही रह जाएगा, ठीक है। उसका क्या होगा, सर्कुलेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, पेरिफेरल एडिमा होगा। पेरिफेरल एडिमा के बाद में जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, जेवीडी होगा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न नहीं हो पा रहा है ब्लड, ठीक है। फिर उसके बाद में है हेपेटोमेगली। हेपेटोमेगली में क्या होगा, अगर हमारा लीवर से ब्लड रिटर्न नहीं हो रहा है इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है, क्योंकि राइट साइड का हार्ट तो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी लीवर की साइज है वो बढ़ जाएगी, तो इसको बोलते हैं हेपेटोमेगली, ठीक है। हेपेटोमेगली होगा, हेपेटोमेगली होगा, लीवर में ही दिक्कत आ गई तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, जॉन्डिस के चांसेस हो गए, ठीक है। एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल का जो वेनस प्रेशर है वो एलिवेटेड हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल वेनस प्रेशर में हम किसका काउंट करते हैं, मोस्टली जो भी राइट एट्रियम होता है उसके उसका जो पॉइंट होता है वहाँ से क्या करते हैं, सीबीपी क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अगर ये काम नहीं करा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, राइट साइड का हार्ट फेल्योर होता है। फिर लेफ्ट साइड के हार्ट फेल्योर में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर का डिसफंक्शन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या हो रहा था, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया तो हाइपोटेंशन होगा, हाइपोटेंशन हुआ तो जो भी इसके रिजल्ट में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ये सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा, प्रेशर इंक्रीज होगा, पल्मोनरी एडिमा एंड रेल्स, ठीक है। तो इसमें सबसे क्या हुआ, एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर, ये एलिवेटेड सेंट्रल वेनस प्रेशर किस में होता है, राइट हार्ट फेल्योर में, ठीक है। तो राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड रेदर देन द राइट साइडेड, लेफ्ट साइड में पूछा है रेदर देन द राइट साइड के रिगार्डिंग, ठीक है। लेफ्ट साइड में कौन सा इसमें सिम्टम होगा, तो ये क्या होता है, राइट साइड में होगा, ठीक है। एंड पेरिफेरल एडिमा राइट साइड में, डिस्निया एंड जॉन्डिस राइट साइड में, ठीक है। हाइपोटेंशन एंड हेपेटोमेगली, ठीक है, हेपेटोमेगली किस में होगा, राइट साइड में। डिक्रीज पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स, पेरिफेरल परफ्यूजन एंड रेल्स किस में होगी, लेफ्ट साइड के हार्ट फेल्योर में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन असेसिंग कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट्स विद प्रोग्रेशन ऑफ द एरोटिक स्टेनोसिस द नर्सिंग ऑफिसर शुड बी अवेयर दैट देयर इज अ टिपिकली, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो भी कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट है उसके प्रोग्रेशन में क्या हुआ, एक एरोटिक स्टेनोसिस हुआ है, ठीक है। एरोटिक स्टेनोसिस में क्या ऑफिसर क्या करेगी, क्या सीन करेगी, मोस्टली डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस। तो कोई भी साइन जैसे डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड साइनोसिस किस में होगा, पल्मोनिक स्टेनोसिस में होगा, ना कि एरोटिक स्टेनोसिस में, ये होगा पल्मोनिक स्टेनोसिस, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। इंक्रीज प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी एडिमा किस में होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी किस में होता है, मिट्रल स्टेनोसिस में होता है, किस में होता है, मिट्रल स्टेनोसिस, ठीक है, मिट्रल स्टेनोसिस में होता है, ठीक है। और ये लेट साइन है किसका, लेट साइन ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस,
ठीक है। तो लेफ्ट साइड में भी कब होगा? आफ्टर द वेंट्रिकुलर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर। जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो जाएगा उसके बाद में क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा, और हमने देखा था ना पल्मोनरी एडिमा होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में होगा, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी एडिमा। तो ये लेट साइन होगा किसमें? मिट्रल स्टेनोसिस का, सॉरी इस एरोटिक स्टेनोसिस का, और साइन होगा मिट्रल स्टेनोसिस का, ठीक है। तो उसके बाद में होता है सी, सिस्टमिक वेनस इंजॉर्जमेंट। तो सिस्टमिक वेनस इंजॉर्जमेंट क्या हो? जब राइट साइड का हार्ट फेलियर वाल्व डिस्फंक्शन होगा तो ये क्या होगा? इसमें होगा, ठीक है। राइट साइड के सिस्टमिक ये किस में होगा? राइट साइड हार्ट वाल्व डिसफंक्शन में होगा, ठीक है। ये सिस्टमिक वेनस इंजॉर्जमेंट। फिर होता है इंक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर एंड हाइपरट्रोफी, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और हाइपरट्रोफी में क्या होता है कि इसमें जो मसल्स मास होता है वो इंक्रीज होगा, और क्या होगा कि ये स्टेनोसिस से बाहर आने का ट्राई करेगा, किसमें? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, ये इसमें क्या होगा? हाइपरट्रोफी होगी, ठीक है। किसकी वजह से? स्टेनोसिस से बाहर आने की वजह से। लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? वॉल्यूम तो इसकी कम होगी, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी टू ओविंग इनसफिशिएंट एम्प्टी टैंक, ठीक है। अगर क्योंकि खाली तो इतना हो नहीं रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो गया, जिससे क्या होगा कि इसकी क्या है? वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा, और हाइपरट्रोफी तो उनकी वजह से, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर डी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनक्लेव क्वेश्चंस टुडे। अगर इनमें भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी में हम एनक्लेव की जो भी हमने नोट्स सीरीज स्टार्ट की है तो इसको कंप्लीट करेंगे। आगे हम इसके भी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सोल्व करेंगे। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं वो भी सारे इसमें सोल्व करेंगे, और साइड बाय साइड जितने भी टॉपिक्स है वो भी कवर कर रहे हैं, जिससे आपको जो भी शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो नोट सेट के लिए, और अपनी जो भी एग्जाम्स हो रही है थ्योरी एग्जाम्स उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए